हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तक का जो डिटेल स्टडी था वो तो हमारे करिकुलम का पार्ट है ही, बट ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर फर्स्ट का ही पूछ सकते हैं। आपसे किसी भी ऑर्डर का, इनफैक्ट फ्रैक्शनल ऑर्डर का भी जो है रेट इक्वेशन पूछा जा सकता है। तो पॉइंट ये है कि जब इतने सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है, तो कैन वी हैव अ जर्नल टर्म जो हम अगर याद रख लें और उसमें जो भी हमसे बोला जाए कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन दो या -1 ऑर्डर का रिएक्शन दो, हम वो कैलकुलेट कर लें, है ना। सो फॉर दैट व्हाट विल गोइंग टू स्टडी इज टुडे विल गोइंग टू डिस्कस nth ऑर्डर रिएक्शन। तो अब इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग जीरो अलग से, फर्स्ट अलग से, देखिए जीरो और फर्स्ट तो हमारा करिकुलम का पार्ट है, इसलिए हमने डिटेल स्टडी करी है उनकी, बट अब हम nth ऑर्डर पढ़ेंगे और इसके अलावा कोई और भी अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, बीट नेगेटिव, बीट फ्रैक्शनल, बीट थर्ड ऑर्डर, एनीथिंग लाइक दैट, अगर हमारे पास आएगा तो हम सीधा जीरो ऑर्डर का जो मतलब nth ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन करेंगे उसी के अंदर ही जस्ट क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए अगर हम लोग nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो लेट्स से मैंने एक रिएक्शन मान लिया A गिविंग मी प्रोडक्ट, ये nth ऑर्डर है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A जिसको लिख सकते हैं -dA/dt, दैट वुड बी इक्वल्स टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर n, बिकॉज दैट्स अ nth ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो -dA/A रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू K dt लिख सकते हैं बेटा इसे। एंड नाउ लेट्स इंटीग्रेट दिस from time 0 to time t, from initial concentration A0 to final concentration AT, right? Let's do one thing, let's put this negative sign here, that is one of the same thing. Now इस expression में मैं इसे लिख सकती हूँ concentration of A raised to -n dA integration A0 to AT, और यहाँ लिख सकते हैं -k dt, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं हमारे पास। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा -n+1 divided by -n+1 with the limits of A0 AT equals to -kt, राइट। अब इसमें आप क्या करिए, एक बार एक ही जगह AT पुट कर दीजिए, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन AT 1 - n डिवाइडेड बाय 1 - n माइनस यहाँ बन जाएगा A0 1 - n इक्वल्स टू -kt। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ बेटा तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ AT 1 - n माइनस A0 1 - n, दैट विल इक्वल्स टू, जब ये वाला चीज़ यहाँ जाएगा तो बन जाएगा n-1 kt। तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी गेट फॉर अ nth ऑर्डर रिएक्शन। नाउ इस केस में लेट्स से आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप n की वैल्यू को स्ट्रेट अवे क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। n की वैल्यू को जीरो करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा AT - A0 इक्वल्स टू -kt। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए आ गया। अगर हम चाहें यहाँ पे तो हम सेकेंड ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे तो आपको उसका n का वैल्यू क्या प्लेस करना पड़ेगा बेटा, 2 प्लेस करना पड़ेगा। जैसे आप n का वैल्यू 2 प्लेस करेंगे बन जाएगा AT 1 - 2 A0 1 - 2 इक्वल्स टू 2 - 1 दैट इज 1 kt। दिस कैन बी रिटन एज 1/AT, बिकॉज ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, तो 1/A0 इक्वल्स टू kt। तो ये एक्सप्रेशन हो गया बेटा मेरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नाउ एक चीज आप ये याद रखिए बेटा, ये nth ऑर्डर रिएक्शन इट इज ओनली वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ n एक्सेप्ट n शुड नॉट बी इक्वल टू 1। दैट मीन्स दिस nth ऑर्डर एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता, इसको आप याद रखिए। तो इसका मतलब चाहो तो सिर्फ 2 चीजें याद रख सकते हो, एक nth ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर, राइट। और जीरोथ ऑर्डर का जो भी कंक्लूजन आप nth ऑर्डर से आराम से निकाल सकते हो, कीपिंग n इक्वल्स टू 0, राइट। तो nth ऑर्डर रिएक्शन आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। हाफ ऑर्डर बोल दिया जाए, पुट n इक्वल्स टू हाफ, -1 ऑर्डर बोल दिया जाए, पुट n इक्वल्स टू -1। सो एनी ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, बाकी किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, अगर आप nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन जानते हैं तो आप आराम से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं एनी मतलब डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन।
यहाँ तक क्लियर हुई बात? चलिए, अच्छा जैसे आपने nth ऑर्डर का रेट इक्वेशन निकाला है, दिस इज द रेट इक्वेशन या रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर ए nth ऑर्डर रिएक्शन, कैन वी कैलकुलेट टी हाफ ऑल्सो? टी हाफ भी हम लोग जो nth ऑर्डर रिएक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, लेट्स राइट हियर कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ। अगर टी हाफ की बात करनी है बेटा, टी हाफ तब बनता है जब हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन जो है यूज हो गई होती है, मतलब AT जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए, राइट? सो इफ आई पुट AT इक्वल्स टू A0 by 2 raised to power 1 minus n minus A0 raised to power 1 minus n will become n minus 1 k T half. That is what is the expression we are getting here. अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ या फिर बाहर निकाल लेते हैं 1 by 2 raised to power 1 minus n A0 1 minus n minus A0 1 minus n equals to n minus 1 KT half. बेटा यही लिख सकते हैं। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं A0 1 minus n को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में मेरे पास आएगा 1/2 raised to power 1 minus n minus 1, n minus 1 KT half. I can write it this way. So this is A0 1 minus n. इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 minus 2 raised to power 1 minus n by 2 1 minus n is equals to n minus 1 KT half. तो T half का एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आया बेटा, ध्यान से देखेंगे। T half हो गया मेरे पास 1 minus 2 1 minus n A0 1 minus n divided by 2 1 minus n n minus 1 into k. So this is what is the expression that we get for T half for a nth order reaction. बात क्लियर हुई? राइट। नाउ यहाँ से आप देखिए एनालाइज कर सकते हैं। आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें उसके लिए आपका एक्सप्रेशन ये है AT माइनस A0 इक्वल्स टू माइनस KT, यही है। तो अगर आप इसे लिख देते हैं A0 by 2, सो दिस टर्म बिकम माइनस A0 by 2 माइनस KT हाफ। तो T हाफ आपको यहाँ से पता चलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, है ना। सिमिलरली अगर आप यही चीज़ फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, हालांकि ये एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है बट मैं वैसे ही बता रही हूँ इन जनरल, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अच्छा एक बात बताइए, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा? अभी सेकेंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन जस्ट हमने लिखा था, तो वन था 1/AT माइनस 1/A0 इक्वल्स टू KT, ये एक्सप्रेशन आएगा ना। अब यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे तो, और इसमें अगर आप A0 by 2 कर दे इसे, तो A0 by 2 होगा 2/A0 माइनस 1/A0 इक्वल्स टू KT हाफ। यहाँ से आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि T हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा A0 कॉन्सेंट्रेशन के। तो ये जो 3 कंक्लूजन मैंने यहाँ आपके सामने रखे हैं बेटा, ये कंक्लूजन है जो मुझे पहले से पता है यूजिंग दिस रेट इक्वेशन, रेट लॉ से मुझे पता चला है ना। यही सेम चीज बेटा यहाँ से भी नजर आ रही है। देखिए इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो आप लिख सकते हैं कि T हाफ प्रोपोर्शनल होता है A0 की कॉन्सेंट्रेशन से रेज टू पावर 1 माइनस n। कैन यू जस्ट रिलेट दिस टू, है ना। तो अब यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन का डाउट निकलेगा। इफ n का वैल्यू 0 मतलब जीरो ऑर्डर, देख लीजिए T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आएगा वो A0 के आ जाएगा। अगर आप n का वैल्यू 1 रखेंगे, हालांकि ये इक्वेशन उसके लिए वैलिड नहीं है बट रिलेशनशिप तो निकाल ही सकते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक्सप्रेशन नहीं निकाले, डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप तो आ ही सकता है कि T हाफ इज इंडिपेंडेंट टू A0, ठीक है। n का वैल्यू आप 2 रखिए, देखिए T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये पूरा एक्सप्रेशन याद रखें ना रखें, बिकॉज ये पूरा एक्सप्रेशन तो आप चाहो इनकेस आप भूल भी जाओ तो भी आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको nth ऑर्डर का ये इक्वेशन पता है जो हमने यहाँ लिखी थी, उसमें आपको AT को बस A0 by 2 ही तो करना है और आराम से ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाएगा, है ना।
तो ये एक्सप्रेशन अगर आपके पास आपको याद नहीं भी है, डज नॉट मैटर, लेकिन आपको जो याद रखना है वो है दिस रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसको याद रखना बेटा बहुत जरूरी है। इस रिएक्शन आप इससे जो है काफी बार आप देखेंगे, आगे जाके मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, उन क्वेश्चंस में यूल सी कि अगर ये रिलेशनशिप मुझे याद है तो मैं आराम से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी वो क्या करते हैं, वो सीरीज ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे देते हैं और सबके लिए हाफ लाइफ दे देते हैं कि इस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ यही थी, इस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ यही थी, और बोला जाता है प्रिडिक्ट करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर इस एक्सप्रेशन से जो है निकाला जा सकता है। वी विल कम टू दैट, बट राइट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन कि टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a नॉट रेज़्ड टू 1 माइनस n के। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक, चलिए बेटा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जीरो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, थोड़ा सा हम सेकेंड ऑर्डर की भी बात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर का एज सच हम लोगों ने डेरिवेशन नहीं किया, हमने सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली nth ऑर्डर से ही कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा मैं सेकेंड ऑर्डर के ऊपर चलती हूँ, कुछ डिस्कशन करती हूँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। चलिए लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, देखिए मैं एक सिंपल रिएक्शन कंसीडर कर रही हूँ, ए गिव प्रोडक्ट, और ये सेकेंड ऑर्डर होगा, देन माइनस डी ए बाई डी टी जो है वो बराबर होगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू पावर 2 के, है ना, समझ रहे हो। और इसी को सॉल्व करूं, अगर मैं 2 की जगह n लिख लेती, nth ऑर्डर हो जाता। इसी चीज को सॉल्व करके ही मेरा वो एक्सप्रेशन आ रहा है जो मैंने nth ऑर्डर से निकाला, 1/AT माइनस 1/A नॉट इज इक्वल्स टू KT। दिस इज द एक्सप्रेशन आई एम गेटिंग, फाइन, दिस इज द एक्सप्रेशन, राइट। बट जरूरी नहीं कि सारे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस सिंपल रिएक्शन के जैसे हों। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्टेंट है और वही रिएक्टेंट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 2 की तरीके से जो ऑर्डर आया, मतलब वी हैव ओनली वन रिएक्टेंट। बट ऐसा भी तो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है जिसमें A प्लस B जो है दोनों प्रोडक्ट दे रहे हो, और इस केस में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, लेट्स से माइनस डी ए बाई डी टी ही मैंने लिखा, तो वो होगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड टू पावर 1 एंड B रेज़्ड टू पावर 1। मतलब इंस्टेड कि वो सेकेंड ऑर्डर हो विद रिस्पेक्ट टू ए ओनली रिएक्टेंट, या दो रिएक्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच, ए के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए क्या बना है, 2 बना है। तो इस तरीके का भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मेरे पास एग्जिस्ट कर सकता है। नाउ ये एक्सप्रेशन जो मैंने निकाला है वो एक्सप्रेशन इसके लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसमें कॉन्सेंट्रेशन ए की और बी दोनों की इन्वॉल्व हो रही है, जबकि इसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किसकी इन्वॉल्व थी, खाली ए की इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो अब मैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस तरीके की जो है बात करने वाली हूँ, व्हेन आई विल हैव फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द 2 रिएक्टेंट्स, राइट। ना इसमें लेट्स से केस 1 हम लोग एक ले लेते हैं। केस 1 ये है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स A and B are same। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही रिएक्टेंट की सेम हो तो क्या होगा? अगर लेट्स से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है तो मेरा रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करेगा कि टाइम 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर A नॉट है तो इसका भी स्मॉल a नॉट होगा, है ना। तो टाइम t पे ये अगर a नॉट में से x कम हुआ है तो ये भी a नॉट में से x कम होगा, जाके प्रोडक्ट x बनेगा, समवॉट लाइक दिस। तो अगर मैं माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के रेज़्ड टू पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज़्ड टू पावर 1 एंड b रेज़्ड टू पावर 1 लिख रही हूँ, इसको मैं आराम से माइनस a की जगह लिख सकती हूँ बेटा a नॉट माइनस एक्स डी टी इक्वल्स टू के a नॉट माइनस एक्स इंटू a नॉट माइनस एक्स, राइट। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज प्लेस कर दिया। इसको सॉल्व करूंगी, बन जाएगा dx बाई डी टी के a नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा एक बात बताओ, इस यहाँ पर भी ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर, इसमें भी तो ऐसा कुछ किया जा सकता था ना कि अगर a आपको प्रोडक्ट दे रहा है और वो बाय मॉलिक्यूलर विद रिस्पेक्ट टू a है,
तो टाइम 0 में इसका ए नॉट है, इसका कुछ नहीं है, तो टाइम टी पे ये ए नॉट माइनस एक्स होगा, ये एक्स बनेगा, राइट। तो इसके हिसाब से भी माइनस डी ए बाई डी टी को अगर मैं लिख रही हूँ के ए नॉट ए का स्क्वायर, तो माइनस डी को जगह ए नॉट माइनस एक्स बाई डी टी के ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखिए ये भी बन गया वही डी एक्स बाई डी टी। नाउ कैन यू जस्ट सी कि ये वाला एक्सप्रेशन एग्जैक्टली इस वाले एक्सप्रेशन के बराबर है। तो दैट मीन्स अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की सेम होती है, उस केस में दिस बिहेव्स लाइक अ सिंगल रिएक्टेंट वाला केस, राइट। दीज टू केसेस विल बी सेम, द formulas for these two cases would be same. So in that case the formula for these two cases would be same, क्योंकि अब ये दोनों एक ही जैसे बन जाएंगे, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। But that is the case only when you have initial concentration of both the reactants to be same, ठीक। और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को आप चाहे तो आप इस तरीके से लिख लो, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप इसको ऐसे लिखोगे, बट क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बराबर कर दो, तो यही वाला एक्सप्रेशन नहीं बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से काम हो सकता है। प्रॉब्लम आएगी तब जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस केस में दोनों की अलग होगी, क्योंकि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों की अलग होगी तो मैं यहाँ पे स्क्वायर वाली चीज नहीं कर पाऊंगी, एंड देन दिस फॉर्मूला विल नॉट बी वैलिड, राइट। लेट्स चेक आउट दैट केस नाउ। सो इसके लिए हमने केस 1 स्टडी किया है, वैसे ही इसके लिए अब हम लोग केस 2 स्टडी करते हैं। Case 2, when initial concentration of both reactants are different. Right? तो अगर दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, देन दैट मीन्स व्हाट। तो अब इसको ऐसे लिख लीजिए, ए प्लस बी आपको प्रोडक्ट दे रहा है, आपने टाइम 0 पे ए नॉट मान लिया इसका इनिशियल, और इसका डिफरेंट मानना है तो आपने इसका बी नॉट मान लिया। टाइम टी पे ये ए नॉट में से एक्स जाएगा, ये बी नॉट में से एक्स जाएगा, और ये एक्स बनेगा। एक्सप्रेशन तो यही है, बट वैल्यूज डिफरेंट प्लेस होंगी। तो माइनस, आप चाहे तो माइनस डी बी बाई डी टी भी लिख सकते थे, बात एक ही पढ़नी है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैन राइट इट दिस वे। नाउ दिस थिंग विल बिकम डी एक्स बाई डी टी। तो मेरा फॉर्मूला आया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए नॉट माइनस एक्स बी नॉट माइनस एक्स। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लिख दीजिए डी एक्स ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के डी टी। अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, बट जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इंटीग्रेशन में दिक्कत आ सकती है, तो अब घबराई मत। अब देखिए करना तो ये सब है ही, हमें हमारे करिकुलम का तो ये पार्ट है ही। अगर आप डेरिवेशन याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही है, देन रिमेंबर द फाइनल रिजल्ट, दैट्स द बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस करते नहीं। अगर आपको फाइनल रिजल्ट याद है तो आपका काम जो है बन जाता है, बट अगर आप इंटीग्रेशन याद रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मैंने इसे कैसे इंटीग्रेट किया, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। इनकेस आप फॉर्मूला भूल भी गए तो आप 2 मिनट में जो है कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेटिंग दिस। देखिए मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करूंगी। अब मैं इस साइड ऑफ द बोर्ड के लिख रही हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको ना कुछ इस प्रकार लिखने वाली हूँ, ना अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूं तो क्या दिक्कत है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप इस वाले को सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स, और जब आप ऊपर लिखेंगे तो यहाँ आएगा बी नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आएगा, ऊपर आएगा बी नॉट माइनस ए नॉट, और बी नॉट माइनस ए नॉट मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब दिस टर्म विल एग्जैक्टली रिड्यूस टू दिस टर्म, है ना। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। अगर कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। मैंने किया क्या है, ध्यान रखिए,
मैंने 1/a0 माइनस एक्स इंटू b0 माइनस एक्स को लिखा है 1/b0 माइनस a0 ब्रैकेट में a0 माइनस एक्स माइनस 1/b0 माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन मैंने यूज़ किया क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे वो एग्जैक्टली यही बनेगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे वो चीज़ एग्जैक्टली इसी के बराबर बनेगी। यही लॉजिक जो है बस मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो है यूज़ किया है, ठीक है। अब आप दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करिए। देखिए आप ये तो कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन के बाहर ही रखते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेकर आते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, तो dx अपॉन a0 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन का b0 माइनस एक्स का और k dt इसका इंटीग्रेशन है ना, टाइम 0 से टाइम t। अब यहाँ पे आपका 0 से x और 0 से x आपने इंटीग्रेट किया है ना, तो ये कांस्टेंट बाहर ही रख देती हूँ b0 माइनस a0। देखिए जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ln x का मतलब dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, बट x के आगे माइनस है तो चेन रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो माइनस ln x आ जाएगा ना। तो एक तरीके से अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ तो ये आ जाएगा मेरा ln a0 माइनस एक्स का नेगेटिव साइन विद द लिमिट 0 से x। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस माइनस 2 बार आ जाएगा ln b0 माइनस एक्स 0 से x इज इक्वल्स टू kt, राइट। राइट आप अगर आपको डाउट हो रहा है तो बस मैंने इतना ही किया क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, इस पूरे को x ले लिया तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है। फिर a0 माइनस एक्स को जब इंटीग्रेट करा तो इसका इंटीग्रेट ये तो वो 0 हो जाएगा और इसका माइनस आ जाएगा, है ना, बस इतना ही होगा। तो ये हो जाएगा 1/b0 माइनस a0। यहाँ पर अगर x प्लेस करेंगे एक बार 0 प्लेस करेंगे तो एक बार x प्लेस करेंगे तो a0 माइनस एक्स 0 प्लेस करेंगे a0 तो माइनस ln a0 माइनस एक्स माइनस a0, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस a0 हो जाएगा। ये यहाँ पर आएगा प्लस ln b0 माइनस एक्स माइनस ln b0, राइट, इक्वल टू kt। ना इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकती हूँ b0 माइनस a0। ध्यान से देखेंगे ये है आपका ln a0 माइनस ln a0 माइनस एक्स, तो ln a माइनस ln b इज ln a बाई b, तो इसे लिख सकते हैं ln a0 अपॉन a0 माइनस एक्स। यहाँ प्लस लिख रही हूँ, ये भी ln a माइनस ln b है, ln a माइनस ln b ln a बाई b, और ln a प्लस ln b इज ln a इंटू ln b। तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन बना a0 इंटू b0 माइनस एक्स बाई a0 माइनस एक्स इंटू b0 इज इक्वल्स टू kt। नाउ दिस इज द नेट फाइनल एक्सप्रेशन दैट वी आर गेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन when initial concentration of both are different, right? क्लियर हुई बात? तो this is the final expression I am getting here. तो अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही है तो आप ये फाइनल रिजल्ट भी जो है याद कर सकते हैं, बिकॉज फाइनल रिजल्ट तो आपको याद करना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्योंकि आप फाइनल रिजल्ट को देख सकते हैं काफ़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि a0 माइनस b0 है या b0 माइनस a0 है, ऊपर न्यूमरेटर में a0 है b0 माइनस एक्स या a0 माइनस एक्स b0 है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका टिपिकल काफ़ी डिफरेंट तरीके का एक्सप्रेशन जो है हमारे पास है। तो या तो आप याद कर लीजिए अगर आप बहुत अच्छा है रटने में, तो खासकर मेडिकल वालों की बात कर रही हूँ, जेई वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस इंटीग्रेशन में, है ना। मेडिकल वाले की बात कर रही हूँ तो अगर वो प्रॉब्लम है तो रट लो, नहीं है तो इंटीग्रेशन सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपना मैथ्स वालों की हेल्प ले सकते हो तुम, ठीक है। इतना कोई हाई फाई इंटीग्रेशन नहीं किया हमने। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है। वो एक्चुअली क्या है, वो मुझे मेडिकल वाले बच्चों से थोड़ा डर लगता है ना, कब कौन सा मैथ्स का सवाल पूछ ले समझ नहीं आता है ना। तो जेई वाले तो चलो मैथ्स कर लेंगे, और काइनेटिक्स में सारी मैथ्स ही मैथ्स है, आप देखेंगे सारी इंटीग्रेशन हम करते रहेंगे, ठीक है। और मैं खुद भी मैथ्स बैकग्राउंड से, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेडिकल वालों से मुझे डर लगता है, पता नहीं कब कौन सा मैथ्स घुसा दे कि मैम ये कैसे इंटीग्रेट कर दिया, वो कैसे इंटीग्रेट कर दिया। तो इसलिए मेडिकल वालों से थोड़ा बच के रहती हूँ मैं। तो इसलिए ज़रा तुम मेडिकल वाले बच्चे जो है अपना ध्यान रखें, ज़्यादा इंटीग्रेशन तुमसे पूछी नहीं जाएगी पेपर में, घबराए ना।
हाँ, फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। लेट्स एज्यूम, लेट्स मेक सम अनदर केसेस इन दिस। लेट्स से केस 2 हमारा था, उसका ए पार्ट ले लेते हो, केस 2 का ए पार्ट। लेट्स एज्यूम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी काफ़ी ज़्यादा थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए से, मतलब इनिशियल बी नॉट काफ़ी ज़्यादा निकला ए से, तो क्या होगा? तो अगर बी नॉट ज़्यादा है ए से तो बी नॉट माइनस एक्स, एक्स तो बहुत ही कम होगा, देन दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिड्यूस टू, तो बी नॉट माइनस एक्स को हम अप्रॉक्सीमेटली बी नॉट कर सकते हैं, और बी नॉट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ए से तो ए नॉट को इसके सामने भी इग्नोर कर सकती हूँ, तो बी नॉट माइनस ए नॉट को भी अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बी नॉट लिख सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें जैसे मैं यहाँ लेकर आऊँगी, आप देखिए एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/b0 ln a0 इंटू b0 डिवाइडेड बाय a0 माइनस x इंटू b0 is equals to kt. Now I can cancel this and finally you are getting here is 1/b0 ln a0 upon a0 minus x is equals to kt. बात समझ आई बेटा? नाउ इस केस में आप ये चीज देख लीजिए, isn't it this expression is of first order kinetics? ये एक्सप्रेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की याद नहीं दिला रहा? अब आप बच्चे बोलेंगे मैम ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे हो गया? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स, यही होता है ना? दिस इज व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा ये एक्सप्रेशन वही है, कैसे? ध्यान से देखो भाई, बी नॉट तो कांस्टेंट है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को इस k के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनेगा। ये पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट हो गई, इसको अनदर कांस्टेंट कर देते हैं, लेट्स से k डैश, तो ये बन गया ln a0 अपॉन a0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k डैश t। अब ln को अगर आप प्लेस करते हो 2.303 लॉग a0 अपॉन a0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k डैश t है, तो इसको आप लिख सकते हैं k डैश अपॉन t। Isn't it this first order kinetics? ये एक्सप्रेशन नहीं होता फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। सो व्हाट इज द कंक्लूजन वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर? द कंक्लूजन विच आई वांट टू टेल यू फ्रॉम हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है ये कंक्लूजन। आपके पास रिएक्शन है A प्लस बी प्रोडक्ट, आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड टू पावर 1 B रेज़्ड टू पावर 1, दैट्स व्हाट यू हैव रिटन। अगर मैं इस केस में लेट्स से रेट इज इक्वल्स टू k A1 B1 है ना, और मैंने आपको बोला कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B की काफ़ी ज़्यादा है A से, तो क्या आप इसे ऐसे नहीं मान सकते कि जब ये रिएक्शन A और B के बीच में होगा, क्योंकि B की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हमने मानी है A से, या आप A की मान लो बहुत ज़्यादा B से, किसी को भी आप वाइस वर्सा ले सकते हो। आप जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में ले रहे हो वो बहुत ही कम यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो है, देखो केमिकल काइनेटिक्स जो है हम लोग बहुत फास्ट रिएक्शंस के लिए या फिर बहुत स्लो रिएक्शंस के लिए नहीं लिखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स एक मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है तो आप उसका रेट एक्सपेरिमेंटली मेजर ही नहीं कर पाओगे। जब तक आप कॉन्सेंट्रेशन का चेंज देखोगे तब तक रिएक्शन खत्म हो चुका होगा, है ना। बट वहीं पे अगर बहुत स्लो है तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन का चेंज देखना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज ही नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि रिएक्शन तो भैया करोड़ों सालों में जाके कभी खत्म होगी। एक्सट्रीमली स्मॉल अगर स्लो है तो ना ही एक्सट्रीमली स्मॉल के लिए केमिकल काइनेटिक्स, स्लो के लिए केमिकल काइनेटिक्स वैलिड होता है, ना ही एक्सट्रीमली फास्ट के लिए, ये मॉडरेट के लिए वैलिड होता है। मॉडरेट स्पीड ऑफ रिएक्शन जिसके लिए सब्सटैंशियल डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रिएक्टेंट की एक सब्सटैंशियल टाइम में, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं मॉडरेट रिएक्शन में कोई बंदा एक्सेस में ले लूँ, ठीक है, लेट्स से मैंने कॉन्सेंट्रेशन A की 1 मोलर ली है और B की 1 लाख मोलर ली है, एज्यूम करिए हाइपोथेटिकल, तो 1 मोलर में से कुछ कम होगा, 1 लाख में से जितना भी कम हो, बट वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख नहीं रहेगा। जैसे 10⁻6 में से अगर मैं 0.1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻6 ही रहेगा ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। अगर आप किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो
उसकी कॉन्सेंट्रेशन में इफेक्टिव चेंज नहीं आता और उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानी जाती है, जो पहले थी इनिशियल थी वही कांस्टेंट मानी जाती है। तो जैसे मैंने माना कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी की काफ़ी ज़्यादा है ए से, मतलब मैं मान रही हूँ बी इज इन एक्सेस। अगर बी एक्सेस में है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी तो ये कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट आपस में मिल सकते हैं। तो रेट को मैं लिख सकती हूँ के कांस्टेंट इंटू बी, ये अनदर कांस्टेंट इस पर ए, और इस कांस्टेंट को मैंने बोल दिया के डैश। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया के डैश ए। इस तरीके के रेट्स को बोला जाता है, इस तरीके के रिएक्शन को बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब तो ये वाला भी हमारा जो केस बन रहा है, ये बन रहा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। नाउ द पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है। ये वो रिएक्शंस होते हैं जो कि एक्चुअली में सेकेंड ऑर्डर होते हैं, दोनों रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में वन वन ऑर्डर, बट एक रिएक्टेंट में एक्चुअली एक्सेस में ले लेती हूँ। तो कभी अगर ऐसा हो कि आपके पास दो रिएक्टेंट्स है, दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन है, बट कोई भी एक उनमें से एक्सेस मात्रा में ले लिया गया है, तो वो रिएक्शन बाय मतलब सेकेंड ऑर्डर ना होके वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर जैसा जो है बिहेव करता है। बात क्लियर हुई। सूडो फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स आपको मैं पहले दे देती हूँ। जैसे होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो लेट्स से मेरे पास एक इथाइल एस्टर है, उसका मैं अगर हाइड्रोलिसिस करती हूँ एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक एसिड प्लस इथेनॉल मुझे मिलता है। जैसे आप पढ़ते हैं, ये लोअर क्लासेस में आप एस्टरिफिकेशन वाला रिएक्शन पढ़ते हैं ना, उसी का रिवर्स है ये रिएक्शन। इस केस में हम हमेशा वाटर जो होते हैं वो एक्सेस में लेते हैं। नाउ ये रिएक्शन जो है ये बायमोलिकुलर, रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 2 है, बायमोलिकुलर है, लेकिन इसमें वाटर मैंने एक्सेस में लिया है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ था, बट ये एक्सेस में है, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इस वजह से अगर मेरे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आता है, तो मैं रेट लिखती हूँ के एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, बट वाटर क्योंकि एक्सेस में है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं। तो रेट हो गया मेरे पास के डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, और के डैश हो गया मेरे पास के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ तक बात क्लियर हुई। एक एग्जांपल हमारे पास ये हो गया, ये बायोमोलिकुलर है बट सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंडली अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करती हूँ, वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर इज C12H22O11। इसका भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर में इन एसिडिक मीडियम, इट गिव मी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, या आप इसे सुक्रोज भी बोल सकते हैं। इस केस में भी हम लोग जो है वाटर को बेटा एक्सेस में ही लेते हैं। ये रिएक्शन भी बायमोलिकुलर है, मॉलिकुलरिटी रिएक्शन की 2 है, नो डाउट, बट सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसका मतलब आप इसका रेट भी कैसे लिखोगे, के डैश टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, और के डैश होगा के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि इन दोनों केसेस में होते ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ है, वाटर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, एस्टर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू शुगर एंड वाटर, बट वाटर इज इन एक्सेस इन बोथ द केसेस। सो अल्टीमेटली ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर ना होके ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाता है, और इनको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑर्डर जैसे ही, एक्सेप्ट टू द फैक्ट कि मैं रेट कांस्टेंट ना निकाल के मैं के डैश निकालूंगी इसमें, और फाइनली जब मुझे के निकालने को बोला जाएगा तो मैं के डैश का वैल्यू मेरे पास होगा, और वाटर का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा एक्सेस वाला वो जो होगा वो प्रेजेंट होगा, वहां से मैं के निकाल सकती हूँ, राइट। बट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट जस्ट लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये हो गया हमारा nth ऑर्डर, आपने डिटेल में स्टडी कर लिया, आप लोगों ने nth ऑर्डर का हाफ लाइफ भी स्टडी कर लिया, आप लोगों ने सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ लिया और उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए। अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को और किस किस तरीके से जो है लिख सकते हैं उसके ऊपर जो है डिस्कशन करते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट concentration terms replaced by another terms in first order kinetics. Now what is this exactly? देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास K होता है 2.303/T log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T. दिस इज व्हाट इज योर एक्सप्रेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ द पॉइंट विच इज इम्पॉर्टेंट हेयर इज कि मैं एक रिएक्शन को इस हिसाब से कर रही हूँ कि मेरे पास रिएक्टेंट की, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, तो मैं इस हिसाब से कर रही हूँ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की एट टाइम T मुझे गिवन नहीं है, मुझे नहीं पता वो क्या है. इंस्टेड मुझे कुछ और पता है. तो मैं क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकती हूँ. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन. लेट्स से आई हैव अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज N2O5 decomposes to give N2O4 plus half of O2. Now इस केस में मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन N2O5 की क्या और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन N2O5 की टाइम T पे क्या है मुझे नहीं पता. इस रिएक्शन को मैं इस तरीके से मेजर कर रही हूँ that whatever volume of oxygen gas is produced here, I know that. तो volume of oxygen gas produced at different time is known. अच्छा एक बात बताइए, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने बोल दिया था ना कि किसी भी रिएक्शन का अगर आपको रेट मेजर करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो. या तो आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स की कितना रेट जो है रिएक्टेंट का, किस स्पीड से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, या फिर किस स्पीड से कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का बन रहा है, हाँ या ना. बट हम जो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ही लेते हैं. बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा मैं इसी तरीके से मेजर करूं. लेट्स से इस रिएक्शन में मैं कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है डिफरेंट टाइम इंटरवल पे वो पता कर रही हूँ. तो ऑक्सीजन गैस प्रोडक्ट है, उससे भी तो मैं पता कर सकती हूँ ना रेट ऑफ रिएक्शन. बट इस केस में मेरे पास A0 और A0 माइनस एक्स नहीं है, इंस्टेड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस है विच इज़ प्रोडक्ट. तो मेरे पास क्या क्या डेटा है ये सोचिए. मेरे पास VT होगा विच इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट टाइम T. मेरे पास V इंफिनिटी होगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट इन्फिनाइट टाइम. मेरे पास ये चीज़ें हैं. मतलब मेरे पास A0 नहीं है, A0 माइनस एक्स भी नहीं है. मेरे पास ये है कि इनिशियली किसी एक पर्टिकुलर टाइम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के कितना, और जब इस रिएक्शन को इन्फिनाइट टाइम तक होने दिया, मतलब रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन पहुंच गया, उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितनी प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, ज़रा सोचिए इस बात को. अगर ये पर्टिकुलर रिएक्शन में VT है, VT किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा. देखिए अगर इस रिएक्शन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है, इनिशियल, तो A0 अगर इनिशियल है मतलब अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो वॉल्यूम V0 तो होगा ही नहीं मेरे पास. V0 तभी आप देख रहे हो मेरे पास नोटेड नहीं है क्योंकि V0 होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस तो तब बनेगा ना जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा, और इनिशियली तो रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे होगा, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, इसलिए मेरे पास V0 नहीं है. जब रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर टाइम T पे आगे बढ़ा तो ये इसमें से X घटा और ये X बना, है ना. हालांकि स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से ये X/2 बना, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं ले रही, मैं प्रोपोर्शनैलिटी को इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ 2 या कुछ नहीं ले रही. ठीक है, ये सब समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है. भाई जितना ये डिकम्पोज होगा उसी के हिसाब से O2 बनेगा ना प्रोपोर्शनैलिटी में. तो VT किसके प्रोपोर्शनल होगा, VT प्रोपोर्शनल होगा कि कितना ये डिकम्पोज हुआ है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड, और अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज हमेशा कितना होगा किसी भी टाइम पे X. तो VT प्रोपोर्शनल होगा मेरे X के.
समझे बात को। अब v इन्फिनिटी क्या होगा, अब सपोज टाइम आपने इन्फिनाइट ले लिया, इन्फिनाइट टाइम मतलब आपने रिएक्शन को होने दिया बहुत देर तक, तो रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन पहुंच गया, तो इसका मतलब जितना भी रिएक्टेंट था वो सारा इस्तेमाल हो चुका, अब रिएक्टेंट कुछ नहीं होगा, और जितना भी इनिशियल रिएक्टेंट था उतना ही अब फाइनल आपको प्रोडक्ट मिल गया होगा, बिकॉज हमेशा रिएक्शन में मास तो कंजर्व ही रहता है, तो मास की प्रोपोर्शनैलिटी के साथ मैं बात कर रही हूँ, तो v इन्फिनिटी प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ N2O5 इनिशियली प्रेजेंट, दैट इज A0। तो मैं v इन्फिनिटी को प्रोपोर्शनल लूंगी A0 के और vt को प्रोपोर्शनल लूंगी x के, तो अब मुझे चाहिए था यहाँ पे A0 और A0 माइनस x, तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकती हूँ k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग A0 की जगह मैं लिख सकती हूँ v इन्फिनिटी और v इन्फिनिटी माइनस vt। नाउ दिस एक्सप्रेशन वुड बी यूज रादर देन दिस बिकॉज A0 और A0 माइनस x का वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो रही है इसमें, वो कन्फ्यूजन मैं दूर करती हूँ। ये याद रखो बेटा, मैंने यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी लिया है, मैंने इक्वल टू नहीं लिया, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप इक्वल टू लोगे तो आप कभी भी इसे इक्वल नहीं कर सकते, बिकॉज वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल से कैसे इक्वल कर रहे हो, समझ रहे हो। ये प्रोपोर्शनल ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि गैस के लिए वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है, PV इक्वल्स टू nRT। मेरे पास प्रेशर तो है नहीं, तो मैं इक्वल टू तो नहीं निकाल सकती, तो इसलिए सिर्फ प्रोपोर्शनल ले रही हूँ। तो प्रोपोर्शनल जब ले रहे हो तो आपको स्टोशियोमेट्री वगैरह कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आपको एक लॉजिकल सेट करना है। लॉजिक कैसे सेट करना है भाई, ये जितना डिकम्पोज होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये उतना ही बनेगा, तो इसका वॉल्यूम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे प्रोपोर्शनल होगा कि कितना ऑक्सीजन बनाए, और ऑक्सीजन उतना ही बनेगा जितना N2O5 डिकम्पोज हुआ होगा, तो इसलिए VT प्रोपोर्शनल ले लिया x के, ठीक है। अब N2O5 जितना था इन्फिनाइट टाइम पे मैं मानूंगी सारा N2O5 डिकम्पोज हो गया होगा। जब सारा N2O5 डिकम्पोज हो गया होगा, लेट्स से ये A0 मोल्स था, तो ये A0/2 ही तो बनेंगे, मतलब ये इनिशियल जितना होगा उतने हिसाब से ही तो प्रोडक्ट बनेगा, यही मैं बताना चाह रही हूँ। प्रोपोर्शनल ले रही हूँ इसलिए मैंने हाफ वगैरह कुछ कंसीडर नहीं किया, तो मैंने सिंपल ये बोला है कि भाई अगर ये A0 प्रेजेंट था तो प्रोडक्ट्स भी A0 के हिसाब से ही बने होंगे, और इन्फिनाइट टाइम पे ऑक्सीजन कितना बना है वो डिपेंड करेगा कि मतलब इन्फिनाइट टाइम पे ऑक्सीजन कितना बना है वो डिपेंड करेगा इनिशियल N2O5 कितना था, तो इन्फिनाइट टाइम पे जो भी वो बना है वो प्रोपोर्शनल होगा इनिशियली N2O5 कितना था, तो इन दोनों का प्रोपोर्शनल लिया। A0 की जगह v इन्फिनिटी रखा, क्योंकि ऊपर दोनों जगह प्रोपोर्शनल है, तो दोनों जगह प्रोपोर्शनैलिटी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ रेशियो ले रहे हो, तो आपका एक्सप्रेशन ही हो गया। तो आप कितनी बार देखेंगे आपको ये रिएक्शन ऐसे दिया रहेगा, बोला जाएगा k निकालो, लेकिन A0 माइनस x का वैल्यू नहीं गिवन होगा, इंस्टेड गिवन होगा VT और v इन्फिनिटी का, तो आप v इन्फिनिटी और t को यूज करके भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यही इस टाइटल का भी मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम किसी और टर्म्स से रिप्लेस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। यहाँ तक बात समझ आई, एक दो एग्जांपल्स और करेंगे तो आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुई बात। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन। तो ये था हमारा फर्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रिएक्शन। Let's take about the second case, decomposition of hydrogen peroxide. अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज करता है एज H2O प्लस हाफ ऑफ O2, राइट। नाउ इस केस में अगेन मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन H2O2 की और इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या टाइम t की कॉन्सेंट्रेशन H2O2 की नहीं पता है। यहाँ पर मैं H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 is measured by titrating it against KMnO4 and volume of KMnO4 required at various time is noted। तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन H2O2 की
जो है वो नहीं है, इंस्टेड मेरे पास कौन सा वॉल्यूम है KMnO4 की जो H2O2 के साथ टाइट्रेट करने के लिए मुझे चाहिए। तो मेरे पास V0 है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट H2O2 एट टाइम इक्वल्स टू 0। Vt है विच इज वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट H2O2 एट टाइम t। अब एक बात बताइए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पे A0 होगी जो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूरा का पूरा A0 जो है KMnO4 के साथ टाइट्रेट हुआ होगा। इसका मतलब कितना KMnO4 का वॉल्यूम लगा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस फैक्ट के कि H2O2 कितना प्रेजेंट है टाइम 0 पे, है ना। तो V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A0 के। अच्छा, अब टाइम t पे ये x यूज हो गया होगा, A0 माइनस x, और ये x और ये x जितना भी x/2 व्हाटएवर। पर KMnO4 तो इस बचे हुए H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो बचे हुए H2O2 के साथ रिएक्ट करने के लिए KMnO4 का जितना भी वॉल्यूम मुझे चाहिए होगा वो प्रोपोर्शनल होगा जो भी कॉन्सेंट्रेशन H2O2 की बची हुई है ना। तो V0 प्रोपोर्शनल होगा A0 के और Vt प्रोपोर्शनल होगा A0 माइनस x के। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन में इंस्टेड ऑफ राइटिंग A0 अपॉन A0 माइनस x वी विल बी राइटिंग V0 अपॉन Vt। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है मेरा रिप्लेस हो जाएगा इससे। बोली बात क्लियर हुई? तो आपको अब ये देखना है कि आपको क्या पता है और आपको जो पता है, जो भी वॉल्यूम्स आपको पता है, जो भी आपको पता है वो आप A0 और A0 माइनस x के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो। अगर आपको ये रिलेशन समझ आ गया तो आपको कोई भी अगर मैं रिएक्शन दे दूँ फर्स्ट ऑर्डर का और बोलूँ मैं इसको इस तरीके से प्रोसीड कर रही हूँ तो आप उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर का एक डिफरेंट एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। बात क्लियर हुई? लेट्स टेक अप द थर्ड एग्जाम्पल। चलिए एक थर्ड केस और कंसीडर करते हैं विच इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो वही एस्टर ले लिया हमने, लेट्स से इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में। वी आर गेटिंग एसिडिक एसिड प्लस इथेनॉल। नाउ अगेन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बट इस केस में मुझे अगेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका नहीं पता। ये मैंने एक्सेस में लिया बेटा, ये तो ऑब्वियसली है, ये एक्सेस में ही होगा। A0 और A0 माइनस x मुझे नहीं पता। इस केस में मेरे को क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट एसिड प्रेजेंट इज नोन। कितना एसिड प्रेजेंट है उसको मैं टाइट्रेट कर रही हूँ KMnO4 NaOH के साथ, और वॉल्यूम ऑफ NaOH मुझे पता है। तो V0 रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड एट टाइम t एट टाइम 0। Vt बता रहा है वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम t, और V इंफिनिटी बता रहा है वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम इंफिनिटी, राइट ना। इस केस में बताइए बेटा V0 किसके प्रोपोर्शनल होगा। एक बात बताओ मुझे, एसिड कौन है यहाँ पे बेटा? ये H+ जो आप यूज कर रहे हो ये भी एसिड है, और जो एसिडिक एसिड बना है ये भी एसिड है, ये दोनों ही एसिड है, ठीक है। अब जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है, जब टाइम 0 है, t0 है, V0, उस टाइम पे ये एसिड तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि एट टाइम 0 ओनली रिएक्टेंट्स वुड बी देयर एंड द कैटलिस्ट वुड बी देयर। वी विल नॉट बी हैविंग एनी दिस ऑफ दिस एसिड। तो इसका मतलब V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट के, दैट इज दिस H+, है ना। किसी पर्टिकुलर टाइम t पे जो NaOH चाहिए वो डिपेंड करेगा कि कितना एसिड एट टाइम t प्रेजेंट है, और टाइम t पे ये भी प्रेजेंट होगा और ये कैटलिस्ट भी प्रेजेंट होगा। तो अगर टाइम t पे ये अगर x यूज हुआ है यहाँ से, तो ये x ही बना होगा अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। तो Vt जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एसिटिक एसिड जितना बना है टाइम t पे, विच इज x प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट के, है ना। बात क्लियर हुई? इनके प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अब V इन्फिनाइट एट इन्फिनाइट टाइम t व्हाट हैपेंस। इन्फिनाइट मतलब जब ये पूरा रिएक्शन खत्म हो गया, तो
उस टाइम पे अगेन कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा और एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा, लेकिन एसिटिक एसिड उतना प्रेजेंट होगा जितना इनिशियली आपने ये लिया था, बिकॉज पूरा रिएक्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो V इन्फिनिटी प्रोपोर्शनल होगा अगेन कैटलिस्ट से प्लस इनिशियल जो भी आपने लिया था। तो अब इधर से रिलेट करेंगे हम, तो VT जो भी है उसमें से कैटलिस्ट वाला कौन सा है, V नॉट। तो अगर V नॉट को मैं हटा दूं तो ये वाला चीज एक्सप्रेशन बन गया रिलेटेड टू X, और V इन्फिनिटी में से भी, V इन्फिनिटी में से अगर मैं कैटलिस्ट वाला है V नॉट इसको हटा दूं तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा A नॉट के, है ना, बात क्लियर हुई। तो यहां से देखिए ये एक्सप्रेशन में क्या आएगा, K इक्वल्स टू 2.303/T लॉग A नॉट की जगह मैं लिख सकती हूँ V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, V इन्फिनिटी माइनस V नॉट माइनस X के जगह मैं लिख सकती हूँ VT माइनस V नॉट। तो ये बना मेरा 2.303T लॉग V इन्फिनिटी माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय, देखिए V नॉट कैंसिल हो जाएगा तो V इन्फिनिटी माइनस VT। तो मेरा एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन में क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया। बात समझ आ रही है। तो इस हिसाब से डिपेंड कर रहा है कि आप मेजर क्या कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर रिएक्शन में व्हाट आर यू मेजरिंग। आप A नॉट और A नॉट माइनस एक्स को जो है रिप्लेस कर सकते हो। बात क्लियर हुई यहाँ तक, चलिए आगे चले। अब हम एक और केस कंसीडर कर रहे हैं, फोर्थ केस, दैट इज फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। केन शुगर, तो सुक्रोज बेटा जब हाइड्रोलिसिस में जाता है, जिसमें मैंने बोला था वाटर हम लोग एक्सेस में लेते हैं, वो भी एसिडिक मीडियम में, तो वो जाके बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, राइट। अब यहां पर मैं क्या मेजर करती हूँ, यहां मैं मेजर करती हूँ चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। We measure the change in optical rotation. Now what is this optical rotation thing is? Optical rotation, you know, 11th क्लास में आपने पढ़ा है डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। एक्चुअली यहाँ क्या है कि सुक्रोज जो है वो मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज जो है मेरा वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट जो फ्रक्टोज है मेरा वो लीवो रोटेटरी होता है। मतलब डेक्स्ट्रो मतलब रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो दीज बोथ रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड दिस रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। बट एक्चुअली में क्या है कि फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से सुक्रोज तो डेक्स्ट्रो होता है इनिशियली, जब वो हाइड्रोलिसिस में जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिक्सचर मिलता है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के मिक्सचर में क्योंकि फ्रक्टोज ज़्यादा लीवो रोटेशन शो कर रहा है कंपेयर टू ग्लूकोज, ये सोल्यूशन लीवो रोटेटरी होता है। तो ऑप्टिकल रोटेशन ग्लूकोज से फ्रक्टोज में जाने के बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज जो है हम लोग मेजर कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। नाउ लेट्स से मेरे पास R नॉट ऑप्टिकल रोटेशन है, दिस इज ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम 0, RT है, दिस इज ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम t, एंड R इन्फिनिटी है विच इज ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम इन्फिनिटी, राइट। बात क्लियर हुई। ज़रा थोड़ा सा सोचिए, अगर आपके पास सुक्रोज को मैं S लिख रही हूँ जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दे रहा है, टाइम 0 पे तो ये सिर्फ A नॉट होगा बेटा और ये कुछ होंगे नहीं। टाइम T पे ये A नॉट में से X कम होगा, ये दोनों XX बनेंगे, और टाइम इन्फिनिटी पे ये खत्म हो जाएगा और ये A नॉट हो जाएगा, यही होगा। ये सारी ऑप्टिकल रोटेशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल होंगी। तो अगर मैं टाइम 0 की ऑप्टिकल रोटेशन लूँ तो वो प्रोपोर्शनल होगी A नॉट के साथ, क्योंकि टाइम 0 पे सिर्फ सुक्रोज प्रेजेंट होगा। टाइम T की ऑप्टिकल रोटेशन लूँ
तो वो प्रेजेंट होगी इन सबकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि उस टाइम पे ये सारे प्रेजेंट होंगे। तो वो ए नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स से प्रोपोर्शनल होगी, मतलब ये प्रोपोर्शनल होगी ए नॉट प्लस एक्स के साथ, है ना। सिमिलरली अगर मैं टाइम इन्फिनाइट का ऑप्टिकल रोटेशन लूँ तो वो प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों की, मतलब 2a नॉट के। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं r इन्फिनिटी माइनस r नॉट करूँ तो ये बेटा प्रोपोर्शनल बन जाएगा a नॉट के, और अगर मैं r इन्फिनिटी माइनस rt करूँ, r इन्फिनिटी माइनस rt, तो ये प्रोपोर्शनल बन जाएगा a नॉट माइनस x के, है ना। तो बस अब आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग a नॉट की जगह आप क्या लिख देंगे बेटा, r इन्फिनिटी माइनस r नॉट बाय a नॉट माइनस x की जगह आप क्या लिख देंगे, r इन्फिनिटी माइनस rt। तो अगर आपके पास ऑप्टिकल रोटेशंस होती हैं, अगेन ऑप्टिकल रोटेशंस को भी आप यूज कर सकते हैं टू रिप्लेस दीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। बात क्लियर हुई। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रैंडम एग्जाम्पल्स लेंगे गैसियस फेस रिएक्शन के और देखेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम को कैसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिप्लेस किया जाता है गैसियस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बात क्लियर हुई।